हेलो दोस्तों, मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमने एक ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट किया था, भारतीय नदियां। भारतीय नदियां दो प्रकार से बहती हैं, एक हिमालय नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों को हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाकर उस वीडियो को देखिए और वहाँ से बनने वाले सवाल हमने सभी उस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट था प्रायद्वीपीय नदियों का, इस वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं और उनसे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बताऊं, प्रायद्वीपीय नदियां भारत में दो प्रकार से बहती है। एक जो सी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हमेशा एस्टुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, और दूसरा वे नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हमेशा डेल्टा का निर्माण करती है। आपको यह बात पता भी होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां भारत में दो प्रकार से बहती है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वे हमेशा एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं वे हमेशा डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर मैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करूं तो उनमें से जैसे नर्मदा हुआ, आपका लूनी हुआ, माही हुआ, साबरमती हुआ और ताप्ती हुआ, ये नदियां हमेशा अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और अगर मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करूं, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आप लिख लीजिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं जैसे लूनी, माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। अगर मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करूं, उनमें से जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आप हेडिंग लगा लीजिएगा लूनी नदी। अगर मैं लूनी नदी की बात करूं तो लूनी नदी राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ पर पड़ती है अरावली पर्वत श्रेणी। और राजस्थान में एक जगह है अजमेर, अजमेर में नाग पहाड़ से ये नदियाँ निकलती है। और इस नदी की एक खास बात है, यह नदी किसी नदी, खाड़ी या किसी सागर में जाकर नहीं गिरती, बल्कि गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। लूनी नदी, अगर मैं इसके उद्गम की बात करूं, अजमेर में नाग पहाड़ी से, और यह किसी नदी, खाड़ी या सागर में नहीं गिरती, यह गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। और इसके बारे में आप एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, यह है भारत में एकमात्र खारे पानी की नदी है, खारे पानी की नदी है। अगर अब मैं बात करूं माही नदी की,
तो माही नदी मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है विंध्याचल पर्वत, वहां से निकलती है। और इस नदी की खास बात यह है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। तो आप लिख लीजिएगा माही नदी। दूसरा है माही नदी। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहाँ से निकलती है और यहाँ से ऐसे कर्क रेखा गुजरती है और यह है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे करके आप समझ लीजिएगा। अगर मैं इसके उद्गम की बात करूं, उद्गम मैंने आपको बता ही दिया है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से। और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अगर मैं बात करूं साबरमती नदी की, तो साबरमती नदी भी अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। और यह ऐसी नदी है जिसका नाम शुरू में जब यह निकलती है तो इसे वाकल नदी के नाम से जानते हैं। तो आप लिख लीजिएगा साबरमती नदी। तीसरा है साबरमती नदी। अगर मैं इसके उद्गम की बात करूं, इसका उद्गम राजस्थान में जगह पड़ती है उदयपुर। उदयपुर में अरावली पर्वत श्रेणी से ही, अरावली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। और गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और प्रारंभ में जब यह नदी निकलती है तो इसका नाम है वाकल नदी। प्रारंभ में इसका नाम वाकल नदी है, वाकल नदी। और अगर अब मैं बात करूं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। वैसे तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। तो हम अभी यहाँ नर्मदा के बारे में बात करेंगे। यहाँ से यह नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से यह नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है नर्मदा। नर्मदा से वैसे 3 नदियां निकलती है, मैंने आपको भी बताया है। एक है सोन और एक है महानदी। ये सोन नदी ऊपर जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। जो हुगली नदी है वो गंगा की एक ब्रांच है। मैंने आपको बताया था कि गंगा आगे जाकर 2 ब्रांचों में बट जाती है, एक हुगली नदी शाखा, एक भागीरथी नदी शाखा। जो भागीरथी है वो बांग्लादेश में जाकर पद्मा हो जाती है और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसका नाम वहाँ पर जमुना हो जाता है। और पद्मा और जमुना मिलकर वहाँ पर मेघना बना देते हैं और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण वहीं पर ही होता है। मैंने आपको यह पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख ले और उसके बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त कर ले। तो अगर मैं बात करूँ नर्मदा नदी की, तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अगर मैं नर्मदा नदी के उद्गम की बात करूं, उद्गम अमरकंटक से, अमरकंटक से। और नर्मदा नदी के बारे में एक पॉइंट और, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और यह अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। और
जब नर्मदा नदी जबलपुर से गुजरती है तो वहां पर यह ऊंचाई से गिरती है, तो वहां पर जब यह ऊंचाई से गिरती है तो वहां पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है और कहां पर है? जबलपुर में। जबलपुर में। ये तो हो गई नर्मदा नदी की बात। अगर अब मैं ताप्ती नदी की बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मुल्ताई। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, मुल्ताई से वह नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये हो गई आपकी ताप्ती नदी। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये है ताप्ती नदी। और जो नर्मदा और ताप्ती नदी है यह भ्रंश या रिफ्ट या द्रोणी घाटी में बहती है। अब आप पूछेंगे कि भ्रंश घाटी क्या होती है, तो आप समझेंगे भ्रंश घाटी जैसे जैसे ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जैसे ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और ये नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। और नदियों की खास बात क्या होती है, यह मिट्टी का अपरदन करती रहती है और जैसे ही नदियां नीचे से मिट्टी का कटाव करती रहती है तो अपरदन के कारण इनके जल का जो गहराई है वो बढ़ जाती है इस पर्वत की अपेक्षा और यह पर्वत ऊंचा दिखाई देता है और यही रिफ्ट घाटी या द्रोणी घाटी इसी को ही हम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी या द्रोणी घाटी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थी, तो आप इनको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसको रब कर देता हूँ। अगर अब मैं बात करूं बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों की, तो उनमें सबसे पहले आती है दामोदर नदी। सबसे पहले तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल देखेंगे। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आप लिख लीजिएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी यहाँ पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार और यह नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। एक ऊपरला होता है हजारी पठार, नीचेला होता है रांची पठार। जब हम पठार की वीडियो बनाएंगे तो पठारों के बारे में हम उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप दामोदर नदी को ही यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अगर मैं दामोदर नदी की बात करूँ तो दामोदर नदी हुगली में जाकर मिल जाती है। यह हुगली की सहायक नदी है और हुगली में मिलने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आप लिखिए दामोदर नदी। दामोदर नदी उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से और हुगली की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो ये हुगली नदी है इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक भी इसी नदी को कहते हैं। और जो ये छोटा नागपुर पठार है इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और रूर जो शब्द है ये जर्मनी का शब्द है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो अब बात आती है स्वर्ण रेखा नदी की। स्वर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है और यह है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है। और स्वर्ण रेखा नदी का जो नाम स्वर्ण रेखा नदी है वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें
सोने के छोटे छोटे हिमकण पाए जाते हैं। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही जमशेदपुर शहर बसा हुआ है जो कि झारखंड में है। तो आप लिख लीजिएगा स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। इसके उद्गम की बात करूं, इसका उद्गम स्थल भी छोटा नागपुर पठार से ही है, छोटा नागपुर पठार से ही है। और इसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात भी स्वर्णरेखा नदी पर ही है। और जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर मैं अब महानदी की बात करूं तो महानदी भी अमरकंटक से निकलती है। और महानदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सॉरी, महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी उड़ीसा को बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा महानदी। अगर मैं उद्गम की बात करूं, आपको मैंने बताया यह इसका उद्गम स्थल यहाँ पर एक पहाड़ी है अमरकंटक। अमरकंटक से मैंने आपको बताया 3 नदियाँ निकलती है। और जो सोन नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से गंगा में जाकर मिलती है, और यह है महानदी, यह है महानदी। उद्गम स्थल अमरकंटक से है। और हीराकुंड बांध भी इसी नदी पर है, हीराकुंड बांध भी इसी पर ही है। और अगर अब मैं बात करूं गोदावरी नदी की, तो महाराष्ट्र में एक चोटी पड़ती है तरियम्बक, तरियम्बक से गोदावरी नदी निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर मुहाना बनाती है। तो आप लिख लीजिएगा गोदावरी। अगर मैं गोदावरी की स्थिति की बात करूं तो ये गोदावरी नदी यहाँ पर एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, तरियम्बक, तरियम्बक से गोदावरी नदी निकलती है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जाकर मुहाना बनाती है। और ये हो गई आपकी गोदावरी नदी। और नासिक भी इसी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर मैं गोदावरी नदी की लंबाई की बात करूं तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर मैं इसके और नामों की बात करूं तो दक्षिण की गंगा, वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी इसी का ही नाम है। तो दक्षिण की गंगा, वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा। और जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, नासिक शहर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर अब मैं बात करूं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में एक चोटी पड़ती है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। और नागार्जुन सागर बांध उसी नदी पर है, जो कि मैंने आपको भी बताया कृष्णा नदी पर, वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो आप बना लीजिएगा, यहाँ पर एक चोटी पड़ती है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। तो आप लिख लीजिएगा नंबर 5वां है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। मैंने आपको उद्गम बता ही दिया है इसका। अगर मैं उद्गम की बात करूं तो उद्गम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी जो कि महाराष्ट्र में है।
और नागार्जुन सागर बांध भी इसी नदी पर है। और अगर अब मैं बात करूं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी कर्नाटक में एक चोटी पड़ती है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और यह तमिलनाडु में जाकर अपना मुहाना बनाती है। और तमिलनाडु पर ही कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। तो आप लिख लीजिएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी, सॉरी इसी कृष्णा नदी की आप लंबाई लिख लीजिएगा। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और अगर मैं कावेरी नदी के उद्गम की बात करूं तो इसका उद्गम कर्नाटक में एक चोटी पड़ती है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी से यह नदी निकलती है और शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर है। और इस नदी की एक खास बात और है, यह नदी वर्ष भर बहती रहती है। और इसका कारण यह है, इधर से उत्तर पूर्वी मानसून आता है और इधर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। और इन दोनों मानसूनों के द्वारा इस नदी में वर्षा होती है और इसी कारण यह नदी वर्ष भर बहती रहती है। जब हम मानसून की वीडियो बनाएंगे, जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे, तो हम संपूर्ण मानसून उसमें पढ़ेंगे और भारत में किस किस प्रकार से वर्षा होती है, और उस वीडियो में हम यह बात भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप यही पॉइंट लिख लीजिएगा, यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है या बहती रहती है, एक ही बात है। आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। और इससे एक बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी गंगा, तो दक्षिणी गंगा तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो कावेरी नदी है। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा भी हम वो कावेरी नदी को कहते हैं। आप केरल की नदी का भी थोड़ा सुन लीजिए। केरल में दो नदियां इंपोर्टेंट है वैसे तो, एक भरतपुजा और दूसरा पेरियार। पेरियार, यह जो पेरियार नदी है, इसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। जिस प्रकार गुजरात की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से केरल की जो जीवन रेखा है उसे पेरियार नदी को कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, केरल की जीवन रेखा। केरल की जीवन रेखा भी इसी नदी को कहा जाता है। और आपको गोवा की दो नदियां इंपोर्टेंट है, वो ध्यान रखनी पड़ेगी, मांडवी और जुआरी नदी। गोवा की दो नदियां इंपोर्टेंट है, एक जुआरी और दूसरा मांडवी। जो ये मांडवी नदी है, जिस प्रकार हम केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहते हैं, उसी प्रकार से इस मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा, गोवा की जो राजधानी पणजी है वो इसी नदी के किनारे बसी हुई है। तो आप लिख लीजिएगा, इसी नदी के किनारे पणजी बसी हुई है। तो ये सब जो था ये प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं वे आपने नोट कर लिए होंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर मुझसे कोई सवाल छूट गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा और मैं उसको आपको अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।